तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जहाँ तक बुक पढ़े थे उसका आज आपसे जैव प्रौद्योगिकी आगे पढ़ेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जी एस सुधा का बुक पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जैव प्रौद्योगिकी होगा, एक अंतर विषय विज्ञान है जो जीव विज्ञान शाखा के अंतर्गत आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जैव प्रौद्योगिकी। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी यह एक अंतर विषयी विज्ञान है जो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अभियांत्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांतों पर प्रयोग जीवों, उनके घटकों की जीन प्रोटीन्स कोशिका में वांछित परिवर्तन लाने और उपयोगी उत्पाद तैयार करने के लिए कवर करता है। सरल शब्दों में जैव प्रौद्योगिकी वह तकनीक जिसके माध्यम से जीवों, उनके जैविक घटकों का प्रयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। मानव कल्याण हेतु किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के विकास, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत मानव सभ्यता के आरंभ से मानी जाती है, जब मनुष्य ने पीड़न प्रक्रिया से छोटी से रोटी, शराब, दही बनाना शुरू किया, तभी से इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया। प्रारंभिक में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो परंपरागत ज्ञान पर आधारित था। 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का पहला टीका विकसित किया जिससे चिकित्सा और प्रौद्योगिकी की नींव पड़ी। 1865 में ग्रेगर मेंडल ने अनुमानसिकता के सिद्धांत की प्रस्तुत किए जिन्होंने अनुमान आधुनिक जैव विज्ञान की आधारशिला रखी थी। 1877 में लुईस पाश्चर ने पीड़न प्रक्रिया में बैक्टीरिया की भूमिका स्पष्ट की। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज ने औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी की नई दिशा दी। पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा हुआ था। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए द्विकुंडलित संरचना की अवधारणा किया। 1953 में 1973 में स्टैनली कोहेन ने हार्वर्ड बॉयड ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु तैयार किया। 1997 में मानव हार्मोन्स इंसुलिन कृत्रिम उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1977 में 2003 में मानव जीनोम परियोजना पूरी हुई जिसमें मानव आनुवंशिकता की व्यापक समझ हुई। 2012 में स्क्रिप्स कैस 9 तकनीक का विकास हुआ जिसमें जीन संपादन को सरलता, सस्ता और प्रभावी बनाया गया। भारत में जैव प्रौद्योगिकी का विकास, एवोल्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास के औपचारिक शुरुआत 1982 में बायोटेक्नोलॉजी टास्क फोर्स ने गठित की गई थी। 1982 में 1986 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई, जिसे डीबीटी के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और नीति निर्माण की अग्रणी भूमिका निभाई। 2007 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति लागू की। 2015 में इसे उन्नत रूप से प्रस्तुत किया गया। भारत में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख संस्थान, सम इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस यहाँ पे होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है। इम्पोर्टेंस बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये आपका है। उसके बाद सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोसिस और राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी के मायने, इम्पोर्टेंस फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ सेक्टर्स। जैव प्रौद्योगिकी में सस्ती दवाओं, टीके और दैनांकी उपकरणों के उत्पादन संभव है, जैसे कि कैंसर, मधुमेह, अनुवांशिक रोग निदान और उपचार में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, जिसमें जीन थेरेपी और व्यक्तिगत चिकित्सा और स्टेम सेल अनुसंधान जैसे क्षेत्र में प्रगति हुई है। कृषि के क्षेत्र में उपयोग, यूज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जैव प्रौद्योगिकी कृषि को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाया है। बीटी, कपास जैसी फसलें कीट प्रतिरोधक होती हैं जो उपज में वृद्धि रखती है। सूखा, लवणता और रोग प्रतिरोध फसलों को विकसित की जा रही है। पर्यावरण लाभ जो होता है, इन्वायरमेंटल एडवांटेज, जैव प्रौद्योगिकी आधारित जैव विकास या उर्वरक, जैव कीटनाशक और बायोरी बायोरीमेडिसिन मेडिसिन तकनीक पर्यावरण संरक्षण के सहायक है। बायोमास जैसे जैव ईंधन विकास के नवीकरण ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त है। प्रजानिजी फसलें का, ट्रांसजेनिक फसलें। प्रजानिजी फसलें वे फसलें होती हैं जिनमें जीन प्रौद्योगिकी माध्यम से ऐसे बाहरी जीन प्रविष्ट कराए जाते हैं जो संभावित रूप से उनमें नहीं पाए जाते।
इन जीनों को सम्मिलित से फसलों को कीट और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता और पोषण मूलतः उत्पादक और पर्यावरणीय सहनशीलता में सुधार होती है। भारत में पराजीनी फसलों का विकास कृषि उत्पादक खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। बीटी कपास जो होता है भारत में व्यावसायिक रूप से अपनाई गई पहली पराजीनी फसल है। 2002 में अनुमोदन प्राप्त हुआ और बैसिलस थुरिंगिजिनिस नामक मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणुओं से प्राप्त होती है। जैसे काई जीन प्रविष्ट किया गया था। कपास में फसल को ब्लॉम वर्ग जैसे कीटों को सुरक्षा प्रदान करता है। कपास की फसल को ब्लॉम वर्ग जैसे कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह पौधा एक कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करने लगता है जैसे, और हरे पौधों में कीटनाशक दवाइयों को छिड़कने की आवश्यकता नहीं रहती। बैसिलस यूरिन जीएनएसिस एक भूमिगत बैक्टीरिया है। बैसिलस यूरिजिनेसिस एक भूमिगत बैक्टीरिया जो डेल्टा एंड्रोटॉक्सिन नामक क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन सा? एंड्रोटॉक्सिन नामक क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है। एक मिनट। क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है और क्रिस्टल प्रोटीन कीटाणुओं को नष्ट करता है। बीटी कपास पौधे में स्वयं भी कीटनाशक प्रभाव पैदा करने की क्षमता होती है, जैसे कीटनाशक दवा के छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती। कीटनाशकों में उपयोग में कमी से पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है और रोग या महामारी से फसलों की खराब होने की संभावना कम होती है। बीटी कपास का उपयोग कीट नियंत्रण के अन्य विधियों के साथ भी संभव है। बीटी कपास ने भारत के कपास उत्पादन में निम्नलिखित वृद्धि है, जिसमें से किसानों की आय में सुधार हुआ है। हालांकि 2025 तक जलवायु परिवर्तन में मृदा स्वास्थ्य और गिरावट के कारण उत्पादन में कमी देखी गई है। बीटी बैगन एक पराजीनी फसल है जिसमें बैसिलस thuringiensis से प्राप्त क्राई 1AC जीन प्रविष्ट किया गया, जिसमें से यह फल छेदक कीटों को प्रतिरोध बनाता है। भारत में 2010 में बीटी बैगन के व्यावसायिक प्रयोग पर रोक लगा दी गई या उपयोग पर रोक लगा दी। हालांकि बांग्लादेश में 2013 में अनुमोदन प्राप्त हुआ और वहां के किसानों को इसे सफलतापूर्वक उगा रहे हैं। गोल्डन राइस एक पराजीनी चावल की किस्म है जिसमें विटामिन ए की कमी से निपटने के लिए विकसित किया गया है गोल्डन राइस, और इसमें बीटा कैरोटीन नामक यौगिक होता है जो शरीर में विटामिन ए को पूरा करता है। गोल्डन राइस 3 बाहरी जीन प्रविष्ट किए गए हैं, जैसे चेल, डैफोडिल और आपका क्राइफर्स्ट बैक्टीरिया से और सबल धान में। 2025 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2 नए जीन संपादित चावल किस्में विकसित की, जिसमें DRR धान 100 जैसे का नाम है कमला, और पूसा DST राइस 1 जो सूखा, लवणता और जलवायु तनाव के प्रति सहनशील है। हालांकि फिलीपींस ने 2024 में गोल्डन राइस की खेती पर रोक लगा दी, जिसमें इसके वैश्विक विशेष प्रशंसन लगा है। GM सरसों इसे DMH11 कहा जाता है। भारत की पहली पराजीनी खाद्य फसल है जो 2022 तक पर्यावरणीय रिलीज के लिए अनुमोदन किया गया है। सरसों को स्वपरागित फसल है, अतः इसके संकरित करना कठिन है। इस कार्य को आसान बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक दीपल पटेल तथा उनकी टीम ने भारतीय सरसों की एक किस्म वरुणा तथा पूर्वी यूरोपीय किस्मों सरसों की एक किस्म फेली हीरा 2 नामक जीन संशोधन किया। इस कार्य हेतु मिट्टी में बनाए जाने वाले बैक्टीरिया बैसिलस अमाइलो लैक्केसियस बैक्टीरिया बैसिलस अमाइलो लिको या लैकीसियस, थोड़ा सा लंबा नाम है, 2 जीनों बार्नेस और तथा बास्टर का उपयोग किया गया। इन दोनों किस्मों के उत्पन्न संकरित किस्म को DMH11 जैसे धारा मुस्तार्ड हाइब्रिड 11 कहा गया है। दीपक पटेल तथा उनकी टीम के अनुसार DMH11 का उत्पादन क्षमता अन्य किस्मों से 20 से 30% अधिक है। हाल ही में GM सरसों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई जो 2025 में इस पर सुनवाई निर्धारित है। जीनोम एडिटिंग ये जीनोम एडिटिंग ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से जीवों जैसे कि पौधे, बैक्टीरिया, प्राणी के DNA में सूक्ष्म परिवर्तन किया जाता है, जो प्रक्रिया के जरिए DNA में बदलाव करके अनुवांशिक लक्षणों जैसे आंख का रंग को बदला जा सकता है। कुछ बीमारियों में जोखिम को भी कम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का मुख्य रूप से साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस का उपयोग किया जाता है तथा DNA में
न्यूक्लियोइड्स के जोड़ और विलोपन को हटाना या प्रतिस्थापन बदलाव किया जाता। एसडीएनए और डीएनए के विशिष्ट हिस्सों को लक्ष्य बनाकर उनमें परिवर्तन करती है। एसडीएनए तकनीक को प्रकृति के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा गया है: एसडीएनए 1, एसडीएनए 2। इन दोनों तकनीकों में किसी भी बाहरी विदेशी अनुवांशिक सामग्री को डीएनए में प्रवेश नहीं किया था, हालांकि इसलिए इसमें प्राप्त जैविक किस्मों और पारंपरिक किस्मों से अलग पहचान कठिन है। एसडीएनए इस प्रक्रिया में बाहरी अथवा विदेशी जीन को डीएनए में जोड़ा जाता है। इसमें एक पारंपरिक किस्म की स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। इसके अलावा जीनोम एडिटिंग की प्रमुख एवं तकनीकी लोकप्रिय एसआरएस पीआर जैसे कैस9 है। यह तकनीकों में जिंक फिंगर न्यूक्लियस और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इन्फेक्टर्स न्यूक्लियर शामिल है। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों की विपरीत जीन संपादन तकनीक के अंतर्गत गुणों में सुधार करने के लिए जीवों की मौजूदा आनुवंशिक सामग्री में परिवर्तन किया जाता है, और वहीं जीन फसलों के गुणों में सुधार के लिए ट्रांसजीन यानी किसी अन्य के जीन में प्राप्त जीन डाले जाते हैं। जीन फसलों के पर्यावरणीय उपयोग हेतु पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के पर्यावरण अनुमति प्राप्त करना होता है। यह सीमित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्थापित की गई है। जैव प्रौद्योगिकी में नई खोज। भारतीय वैज्ञानिकों ने जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए सरसों की एक नई विकसित किस्म विकसित की है, जिसमें तीखापन कम है, और यह किस्म में ग्लूकोसिनोलेट थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा बहुत कम है, जो स्वीकृति कैनोला या क्वालिटी स्तर 30 ग्राम प्रति मिलियन या पीपीएम सूक्ष्म भार में अनुरूप है। यहाँ पे लिखा हुआ ग्लूकोसिनोलेट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था ग्लूकोसिनोलेट यहाँ लिखा हुआ था, हालांकि वहाँ दिख नहीं रहा था। ग्लूकोसिनेट की अधिक मात्रा सरसों में कड़वाहट और सख्त बना देती है और पशुओं में घेंगा और आंतरिक अंगों की गड़बड़ी के कारण बन सकता है। यह नई किस्म कैस9 तकनीक को विकसित की गई, जिसमें उच्च उत्पादक वाली भारतीय सरसों वेरुड़ा के जीन में संशोधित किया जाता है। यह किस्म न केवल कम तीखा है, बल्कि यह रोगजनकों, कीट और जानवरों से पौधों की रक्षा कर सकता है। गौर मतलब है कि पारंपरिक भारतीय सरसों में ग्लूकोसिनोलेट का स्तर सामान्यतः 120 से 130 पीपीएम तक होता है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाद्य व औषधि प्रसाधन में हाल ही में एडजेनमा नामक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की स्वीकृति प्रदान की है। यह थेरेपी टॉरकम्पिलैबिन नामक आनुवंशिक रूप से संशोधित प्रोटीन आधारित है, जो अपने श्रेणी में पहला उत्पादक है। एडजेनमा उन रोगियों के लिए उपयोगित या अनुमोदित किया गया जिनमें ऑन डिमांड, जब आवश्यक हो तभी दी जाने वाली थेरेपी आवश्यकता होती है। ऑन डिमांड। इसमें कॉन्जेनिटल थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा का उपचार किया था। यह दुर्लभ अनुवांशिक रक्त विकार है, जिसमें रक्त के थक्के ब्लड क्लॉट बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसमें स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को एडीएमए एमटीएस 13 नामक एंजाइम या तो अत्यधिक कमी होती है या सामान्य रूप से कार्य नहीं करता है। इस कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के थक्के बनने लगते हैं, जिसमें अंगों को नुकसान हो सकता है। और इस विकार के उपचार हेतु एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग किया जाता है, जिसमें शरीर के अनुपस्थित दोषपूर्ण एंजाइम और पूर्ति कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके माध्यम से एक जीव के जीन दूसरे जीव में डीएनए में सम्मिलित किया जाता है। यह तकनीकी पादपों के विभिन्न प्रजातियों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों के बीच जीन स्थानांतरण को संभव बनाती है। इसके माध्यम से रोग प्रतिरोधक फसलें, औषधीय, प्रोटीन, इंसुलिन जैसे हार्मोन और जीन थेरेपी से उन्नत चिकित्सा के विकल्प विकसित होते हैं। यह तकनीकी कृषि, चिकित्सा, पशुपालन, औद्योगिक और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी एक नवीन अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है, जिसका उपयोग ऐसे विशेष जीन के
प्राकृतिक चयन के सामान्य दर से कहीं अधिक तेज आबादी के प्रसारित करने हेतु किया था। यह समानता परिस्थिति में माता पिता या संतानों के लक्षणों को स्थानांतरण या मेडेलियन अनुवांशिक नियमों के अनुसार होती है, जिसमें किसी भी एक जीन की अगली पीढ़ी में जाने की 50% संभावना होती है, परंतु जीन ड्राइव तकनीक का प्रक्रिया हस्तक्षेप चयनित जीन को अनुवांशक्रम में वंशानुक्रम में अत्यधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तावित करती है। इस तकनीकी में 3 प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है लक्षित जीन, इसे वैज्ञानिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु विपरीत या निष्क्रिय किया जाता है। सरप्रेस प्रणाली इस विशेष रूप में क्या 9 एंजाइम जो जीन को काटने का कार्य करता है। गाइड जैसे आरएनए, गाइड आरएनए जो सरप्रेस प्रणाली के डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम तक ले जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से वांछित जीन अनुक्रम को जीव के जीनोम में सम्मिलित कर दिया जाता है। इसके पश्चात संशोधित जीन ड्राइव के तंत्र में माध्यम से संतानों में लगभग 10% की दर से स्थानांतरित होता है, जिसमें से वह तेजी से संपूर्ण आबादी तक फैल जाते हैं। उदाहरण फलस्वरूप इस तकनीक का प्रयोग मच्छरों की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सफलतापूर्वक किया गया। विशेषकर मादा मच्छरों की प्रजनन क्षमता को बाधित कर मच्छरों की संख्या में तीव्र गिरावट लाई, जिसमें से मलेरिया, डेंगू जैसे रोगों को नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली। निष्कर्ष, जीन ड्राइव तकनीकी पारंपरिक आनुवंशिक सिद्धांतों से आगे बढ़कर जैव विविधता संबंध, रोग नियंत्रण और जैव संरक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी संभावनाएं प्रस्तुत करती है, परंतु इसके नैतिक और पारिस्थितिक प्रभाव पर गंभीर विचार आवश्यक है। नेक्स्ट है जीनोम अनुक्रमण। वह अनुक्रमण प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के डीएनए उपस्थित क्षार युग्मों एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन के सटीक अनुक्रमण से पता लगा जाता है। डीएनए को यही क्षार युग्म जीव आनुवंशिक जानकारी को संरक्षित करते हैं। किसी भी जीव के जीनोम उसके डीएनए की पूर्व आनुवंशिक सामग्री कहा जाता है, जिसमें सभी गुणसूत्र, डीएनए का अणु और विशिष्ट जीन सम्मिलित होते हैं, जिसे जीनोम अनुक्रमण की तकनीक लिखता है। शॉर्ट रीड अनुक्रमण इस तकनीकी में पूरे जीनोम के पहले छोटे खंडों में विभाजित किया था, जिनमें आमतौर पर 50 से 30 ग्राम क्षार युग्म होता है, जिसका उपयोग विशिष्ट अनुक्रमों की गणना तथा डीएनए के ट्रांसक्रिप्ट यानी अभिव्यक्त अनुक्रमणों का विश्लेषण करने की हेतु तैयार किया था। जैसे तकनीकी तीव्र, अपेक्षाकृत सस्ती और सम्मानित जीनोम अध्ययन के अधिक उपयोगी है। लॉन्ग रीड अनुक्रमण इस पद्धति में डीएनए की अपेक्षाकृत बड़े खंडों में विभक्त किया जाता है, जिससे प्रत्येक खंड के हजारों क्षारीय युग्म हो सकते हैं। इसका उद्देश्य बड़े अनुक्रमण के खंडों को ट्रैक करना और पूर्ण जीनोम अनुक्रमण की सटीकता से असेंबल करना होता है। यह तकनीकी एक्स गुणसूत्र, रिजर्व, रेजिंग, लूपिंग जैसे जटिल जीनोम क्षेत्रों का विश्लेषण कर सकती है, जिसका पहचान शॉर्ट रीड विधि से तकनीक हो सकता है। मेटाजेनोमिक्स जीनोम अनुक्रमण की उन्नत शाखा है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण जीनोम जैसे जल, मृदा, मानव आदि के लिए एकत्र किए गए सूक्ष्मजीवों के आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तकनीकी पारंपरिक संवर्धन विधियों के बिना ही जटिल सूक्ष्मजीव समुदायों को जीनोम प्रोफाइल व विश्लेषण संभव बनाती है, जिसका प्रयोग माइक्रोबायोम अध्ययन, रोग निदान और जैव विविधता विश्लेषण और कृषि और पर्यावरणीय सुधार किया जा सकता है। जीनोम अनुक्रमण और मेटाजीनोमिक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंततः महत्वपूर्ण विधियां हैं, जो जीवों के आनुवंशिक गुणों को समझाने और रोगों की पहचान, औषधि विकास और कृषि के नवाचार हेतु उपयोग सिद्ध हो सकते हैं। इन तकनीकों का प्रयोग भारत में जैसे विकसनशील देशों स्वास्थ्य और पर्यावरण नीतियों के निर्माण की जा सकती है। मानवीय जीनोम अनुक्रमण की प्रमुख पहले मानवीय जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यह एक वैश्विक सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयास था, जिसे 1990 के प्रारंभ में किया गया था। 2003 में पूर्ण कर लिया गया। परियोजना के अंतर्गत मानवीय जीनोम लगभग 92% अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया, जिसका उद्देश्य मानव डीएनए में मौजूद सभी जीनों की पहचान, उनके अनुक्रमण की ज्ञात करना था, जिसके अनुक्रम को ज्ञात करना था। T2T कंसोर्टियम यानी पूर्ण
T2T कंसोर्टियम यानी पूर्ण मानव जीनोम अनुक्रमण। कंसोर्टियम ने पहली बार 10% संपूर्ण मानव जीनोम अनुक्रमण की घोषणा की थी। अनुक्रमण पहले छूटे हुए जटिल क्षेत्र जैसे कि सेंट्रोमियर या टेलोमियर को सम्मिलित किया जाता है। यह मानव जीनोम की समझ और व्यक्तिगत चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि है। जीनोम इंडिया परियोजना। यह परियोजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य भारत की आनुवंशिक विविधता को समझाने हेतु देश भर में 10,000 व्यक्तियों की जीनोम की अनुक्रमण करना और 2024 में टीबीटी है 10,000 भारतीयों के जीनोम का अनुक्रमण पूर्ण करने की घोषणा की, जिसमें भारतीय संदर्भ की व्यक्तिगत चिकित्सा, रोग और पूर्वानुमान और दवा में अनुकूल की सहायता मिली। इंडीजेन कार्यक्रम। इंडीजेन प्रोग्राम या कार्यक्रम वैज्ञानिक औषधि अनुसंधान श्रेष्ठ द्वारा अप्रैल 2019 में शुरू किया। इसके अंतर्गत भारत में विभिन्न राज्यों से 1029 स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के पूर्ण जीनोम अनुक्रमण का अनुक्रम किया गया। इस परियोजना के उद्देश्य भारतीय आबादी की आनुवंशिक विविधता को समझाना और जीनोमिक अनुसंधान को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ना था। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। यूनाइटेड किंगडम ने माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट की प्रक्रिया की सहायता से एक शिशु थ्री पैरेंट बेबी का जन्म हुआ। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें 3 व्यक्तियों, माता, पिता और महिला दाता के डीएनए का उपयोग किया गया था। इस तकनीकी के माध्यम से जन्म लेने वाले एक शिशु ऐसा दुर्लभ उदाहरण जिसमें अनुवांशिक सामग्री 3 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन तकनीकी। एक नवीन जैव प्रजनन तकनीक है जिसका उद्देश्य विट्री फर्टिलाइजेशन की सहायता से जन्म लेने वाले शिशुओं की माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी को सुरक्षित रखना है, जिसमें माता पिता अनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ एक महिला डोनर के स्वास्थ्य माइटोकॉन्ड्रिया प्रयोग की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया डोनेशन ट्रीटमेंट का उद्देश्य गंभीर माइटोकॉन्ड्रियल विकारों को अगली पीढ़ी में जाने से रोकना है। इस तकनीक के दाता महिलाओं के स्वास्थ्य माइटोकॉन्ड्रिया को माता पिता के भ्रूण प्रत्यारोपित किया था, ताकि शिशु को संभावित अनुवांशिक रोगों से बचाया जा सके। इस प्रक्रिया में 3 व्यक्तियों को अनुवांशिक भागीदारी होती है, जबकि जैविक माता से न्यूक्लियर डीएनए और जैविक पिता से शुक्राणु और माता पिता से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया। इसी कारण से इसे 3 पैरेंट बेबी तकनीकी भी कहा था। मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर। इस तकनीकी में माता के अंडाणु से न्यूक्लियर डीएनए को निकाल दाता के अंडाणु से न्यूक्लियर डीएनए हटा दिया जाता है, इसमें संतुलन किया जाता है और तत्पश्चात में पिता का शुक्राणु मिलाकर भ्रूण विकसित किया जाता है। पिता का शुक्राणु मिलाकर भ्रूण विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। इस विधि में माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु से एक भ्रूण तैयार किया जाता है, फिर भ्रूण से न्यूक्लियर डीएनए मिलाकर उसे दाता जैसे भ्रूण जिसमें स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसका न्यूक्लियर डीएनए निकाल लिया जाता है, उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ तो कि यूनाइटेड किंगडम पहला ऐसा देश है जिसने 2015 में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट ने एनओटी को कानून स्वीकृति प्रदान की थी। CAR टी सेल थेरेपी। टी सेल थेरेपी कॉल्ड टी सेल थेरेपी एक नवीन प्रकार की सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है जिसमें रोग उपचार के लिए टी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज की टी कोशिकाओं का प्रयोगशाला के अनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को विशिष्ट रूप से पहचान सके। संशोधित टी कोशिकाओं फिर रोगी के शरीर के वापस प्रवेश कर देती हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देती है। टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रमुख श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है जो संक्रमण फैलाने वाले रोग जनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी तथा साथ ही हानिकारक कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें मारने में कार्य करती है, मारने का कार्य करता है। नेक्स्ट, यह उपचार कैंसर के प्रति विशिष्ट और लक्षित हमला सुनिश्चित करता है जिसमें सामान्य स्वस्थ कोशिकाओं को न्यूनतम नुकसान पहुंचाता है और CAR टी थेरेपी के विकास में कैंसर चिकित्साओं के क्रांतिकारी बदलाव की विशेषकर उन मरीजों के लिए जिनके लिए पारंपरिक उपचार प्रभावी नहीं होते। इस प्रकार CAR टी सेल थेरेपी आधुनिक चिकित्सा के प्रतीक्षा आधारित व्यक्तिगत उपचार दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जो भविष्य में कैंसर और अन्य जटिल रोगों के सफल प्रबंधन भावनाओं को बढ़ाता है। नवीनतम सफलता, लेटेस्ट सक्सेस। हाल ही में नेक्स्ट कॉर्ड 19 नामक एक
चिकित्सा तकनीक की मदद से कैंसर रोगी की सफलतापूर्वक इलाज किया गया। जैसे नेक्स्ट कॉर्ड 19 भारत में पहली स्वदेशी कॉर्ड सेल टी सेल थेरेपी है। कॉर्ड टी सेल थेरेपी जिसको काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर तकनीक आधारित है। यह नवाचार भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर उपचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। नेक्स्ट कॉर्ड 19 टेक्नोलॉजी उन्नत टी सेल थेरेपी, जिसमें विशेष रूप से उन कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए विकसित किया जिनमें CD19 प्रोटीन पाया था। और CD19 एक जैविक संकेतिक बायोमार्कर के रूप में कार्य करता है, जो क्या जो एल लिम्फोसाइट बी कोशिकाओं से संबंधित कैंसर जैसे बी सेल लिम्फोसाइट और ल्यूकेमिया रक्त कैंसर से भूमिका निभाता है। ल्यूकेमिया में रक्त कैंसर की भूमिका निभाता है। कार्यप्रणाली: इस थेरेपी में रोगी की टी कोशिकाओं में एकत्र करके उन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि वे CD19 संयुक्त कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट कर सके। इनके विपरीत पारंपरिक कीमोथेरेपी समांतर दवाओं द्वारा सभी कोशिकाओं को प्रभावित की जाती है, जिसमें स्वस्थ कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होता है। स्वस्थ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं। प्रमुख लाभ: इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स, उच्च सटीकता, ये केवल कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती है। कम उपचार चक्र, एक या कुछ ही इन्फ्यूजन के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत चिकित्सा या रोगी की स्वयं की टी कोशिकाओं पर आधारित होती है। मुख्य चुनौतियां: साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, कॉर्ड टी कोशिकाओं में सक्रिय होने पर भारी मात्रा में साइटोकाइन्स निकलते हैं, जिसमें से तीव्र प्रतीक्षा प्रतिक्रिया शुरू होती है। शरीर के अंगों, विकारों और फेफड़ों, यकृत और गुर्दे को नुकसान पहुंच जाती है और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। न्यूरोलॉजिकल विषाक्तता, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, यह सिर दर्द, भ्रम, दौरे और मस्तिष्क की सूजन जैसी स्थितियों को प्रकट कर सकती है। ये लगता है मुझे बीमारी हो चुकी है। सुरक्षा और निगरानी की आवश्यकता, इसमें उपचार के दौरान के बाद में गहन चिकित्सा निगरानी की आवश्यकता होती है। उच्च लागत या सीमित पहुंच, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड एक्सेस, यह तकनीकी अत्यंत महंगी होती है जो भारत में केवल चुनिंदा केंद्रों पर उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है डाइवर्स एपिजेनेटिक्स एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। एपिडेमियोलॉजी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत किसी जनसंख्या में स्वास्थ्य रोग के संबंधित प्रतिरूपों उनकी कारणों का अध्ययन किया जाता है। यह सर्वाधिक स्वास्थ्य और नीतियों के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के एक उप विज्ञान के रूप में एपिजेनेटिक्स या एपियोमाइलॉजी की विकसित हुई है। क्षेत्र विश्लेषण करता है कि व्यवहार, जीवन शैली और पर्यावरण कारक किसी विशेष के जीन और व्यक्ति को किस प्रकार को प्रभावित करती है और वह कैसे रोगों की विकास में सहायक हो सकती है। एपिजेनेटिक्स का यह अध्ययन है कि जिसमें वह समझा जाता है कि किसी प्रकार का बाह्य कारक किसी आहार, तनाव या प्रदूषण जैसे डीएनए के अनुक्रम को बिना बदले व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे एपिजेनेटिक्स परिवर्तन आमतौर पर अस्थायी होते हैं या उचित हस्तक्षेप से सामान्य अवस्था में लाए जा सकते हैं। ये परिवर्तन डीएनए अनुक्रमण में कोई बदलाव नहीं करते, किंतु ये जीन के पढ़ने की प्रक्रिया को अवश्य प्रभावित कर सकते हैं। डीप परियोजना, डीप प्रोजेक्ट, यह परियोजना 5 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल जिसका उद्देश्य वैश्विक आबादी के विशेष समूहों के स्वास्थ्य और विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझाना है। इस परियोजना का नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम ने वेलकम ट्रस्ट, सेंगर इंस्टीट्यूट, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा भारत के वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, कोशिका आणविक जीव विज्ञान CCMB द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। डीप परियोजना। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है जो वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करती है। जिसका अर्थ है भारत में माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, जिसका अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो टैरिफ को लेके डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। परियोजनाओं का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर विभिन्न महाद्वीपों के विविध मानव समूहों और डीएनए मिथाइलेशन प्रोफाइल व अन्य स्वास्थ्य सूचकांकों को विश्लेषण करना है। स्वास्थ्य की विभिन्न स्थितियों के कारण कार्डों को जैविक कार्यप्रणालियों को पहचान करना, विभिन्न आबादी समूह में आनुवंशिक, एपिजेनेटिक और पर्यावरण कार्डों का उत्पन्न और स्वास्थ्य असमानताओं को समझाना। रोबोटिक, देखिए रोबोट का अभिकल्पना, निर्माण और अभिप्रयोग के विज्ञान और तकनीकों को रोबोटिक कहते हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक
और सॉफ्टवेयर के सिवाय अन्य कई क्षेत्रों को व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी नियंत्रण प्रौद्योगिकी कंट्रोलर टेक्नोलॉजी रोबोट को डिजाइन कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सम्मिलित होते हैं। यह नियंत्रक मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। यह रोबोट के उसके सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में सहायक करता है। यह मैनिपुलेटर और एंड इफेक्टर की गतिविधियों को निर्देशित या नियंत्रण करता है। मैनिपुलेटर या एंड इफेक्टर रोबोट में मैनिपुलेटर एक श्रृंखला के रूप में होता है जिसमें स्लाइडिंग या संयुक्त खंड होते हैं जो एक भुजा जैसी संरचना होती है और यह निश्चित सीमा तक स्वतः गति कर सकता है। और मैनिपुलेटर का आधार रोबोट के बेस से जुड़ा होता है और इसे संयुक्त सिरे पर एंड इफेक्टर लगा होता है जो हथेली या हाथ की उंगली जैसा होता है। हथेली या हाथ की उंगली जैसा होता है। नियंत्रक मैनिपुलेटर और एंड इफेक्टर की विशिष्ट कार्य करने की निर्देश करता है। लिंकों को उचित स्थिति में स्थानांतरित करने वाले इंजन मोटर और एक्वेटर करता है जिसमें लिंक को विद्युत मोटर द्वारा सक्रिय करके मोटर वांछित दिशा में गति और बल आरोपित करता है। संचालन प्रौद्योगिकी नेविगेशन टेक्नोलॉजी रोबोट की गति या संचालन टांगों में पहियों की युक्त संरचनाओं के द्वारा होती है जैसे मोटर या द्वारा संचालित किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मशीन की उस क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें वह किसी बुद्धिमान मानव व्यवहार को नकल कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य ज्ञान स्रोत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा जिसके आधार पर यह सही और सटीक निर्णय लेता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके रोबोट को कई कार्यों के लिए सक्षम बनाया जाता है जैसे कि बीमारी भविष्यवाणी करने वाला एआई स्कैनर, आवाज की नकल करने वाला एआई उपकरण और भावनाओं को सुन सकने वाले एआई उपकरण आदि होते हैं। सेंसर एक ऐसे उपकरण होते हैं जो स्थिति, वेग और बल, आघूर्ण और निकटता और तापमान जैसी चीजों को मापते हैं। सेंसर निम्न प्रकार के होते हैं। इसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे बोलते हैं। इसमें ये सेंसर किसी वस्तु के अपने अपेक्षा दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। सेंसर नेक्स्ट है, आप एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट है एक्चुएटर स्टेपिव सेंटर सेंसर जो होता है। यह सेंसर रोबोट के उसके बाहरी वातावरण की जानकारी देकर उसके संवाद स्थापित करने में मदद करता है। प्रोप्रियो स्टेप सेंसर जो होता है इसका प्रयोग मानवीय रोबोट की स्थिति, दिशा और गति को मापने के लिए था। रोबोटिक दृष्टि रोबोटिक विजन लेडर जैसे लाइट डिटेक्शन एंड ट्रेनिंग। यह एक तरंग आधारित सेंसर तकनीक है जो प्रकाश के किरणों प्राय लेजर का उपयोग करके उच्च रेजोल्यूशन वाली 3D बिंदु मैप तैयार करता है। यह तकनीकी लक्ष्य से लेजर बीमा टकराकर वापस आने में समय को मापती है जिसमें लक्ष्य की दूरी ज्ञात की जाती है। रोबोटिक स्पर्श आज की टच स्क्रीन उपकरणों में प्रयुक्त कैपेसिटिव सेंसर तकनीक के माध्यम से रोबोट अब विभिन्न सतहों के समूह करने में सक्षम होते हैं। रोबोटिक ध्वनि रोबोटिक में माइक्रोफोन जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन और यूनिट और डिजिटल सिग्नल प्रोसेस को जोड़ता है। इसका उपयोग मानव की आवाज और भावनात्मक स्थिति को पहचानने के लिए किया जाता है। रोबोट का प्रकार टाइप्स ऑफ रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट वे रोबोट होते हैं जिनका स्वरूप और या व्यवहार मानव जैसा होता है। इनका सामान्य स्वरूप मानव शरीर संरचना से प्रेरित होती है। रोबोट आमतौर पर मानव जैसी क्रियाएं जैसे दौड़ना, कूदना, वस्तु उठाना और हैंसन रोबोट सोफिया एक प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड रोबोट है। यह इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक ऐसा रोबोट है जो अनेक विषयों पर स्वतंत्र रूप से बोल सकता है क्योंकि यह इंटरनेट पर विभिन्न विषयों को बोल सकता है। पूर्व प्रोग्रामित रोबोट यह रोबोट एक साधारण और नियंत्रण वातावरण में कार्य करता है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। इसे पहले से निर्दिष्ट किया जाता है कि तुम्हें क्या करना है और फिर से उसी प्रोग्राम का पालन करते हैं। यदि कार्य करते समय अपना व्यवहार नहीं बदल सकते, उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में असेंबली लाइन प्रणालियों को पूर्व प्रोग्रामित रोबोट का उपयोग किया था। स्वायत्त रोबोट का अर्थ है अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता। जैसे मनुष्य को चलना, बोलना, दरवाजा खोलना या बल्ब बदलना जैसे कार्य स्वयं निर्णय ले सकते हैं, उसी प्रकार स्वायत्त रोबोट भी अपने स्वयं निर्णय ले सकता है। इसका प्रयोग उद्योगों में श्रम बचत उपकरण के रूप में तथा घरों में वैक्यूम क्लीनर आदि के रूप में किया जाता है। टेली ऑपरेटेड रोबोट इन रोबोट का उपयोग इन परिस्थितियों में किया जाता है जहां वस्तुओं को दूर से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है जैसे जल के अंदर कार्य रोबोट किसी
मानव पेट द्वारा दूर से नियंत्रित किए जाते हैं और दिए गए निर्देशों को पालन करते हैं। अधिकतर ये रोबोट का उपयोग चिकित्सा प्रक्रियाओं और सैन्य अभियानों में किया जाता है। संवर्धन रोबोट, ये रोबोट या तो मानव की क्षमता या वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जैसे पहुंच की सीमा बढ़ाना या उन्हें कोई ऐसी क्षमता प्रदान करना जिनके पास नहीं है या वे खो चुके हैं, जैसे रोबोट की कृत्रिम भुजा। ये रोबोट सीधे मानव के शरीर से जुड़े होते हैं या तो उपयोगकर्ता के हाथ का नियंत्रण करते हैं। यदि किसी अन्य माध्यम से शरीर के संपर्क में है तो इनका नियंत्रण उपयोगकर्ता के शरीर गतिविधि या कुछ मामलों में मानसिक गतिविधियों द्वारा किया जाता है। भारी वस्तु उठाने के लिए प्रयुक्त एक्सो स्केलेटन संवर्धन रोबोट उदाहरण है। भारत में विभिन्न ह्यूमनॉइड रोबोट। सालू जो होता है, ये रोबोट सालू विश्व का पहला गृह निर्मित कृत्रिम बुद्धिमत्ता या युक्त बहुभाषी सामाजिक व शैक्षणिक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जैसे अपशिष्ट सामग्री से बनाया गया है। यह 47 भाषाओं, 9 भारतीय और 38 विदेशियों में बोल सकती है। इसका विकास मुंबई के एक केंद्रीय विद्यालय के कंप्यूटर साइंस शिक्षक दिनेश कुमार पटेल ने किया है। सालू का टॉप 10 मैगजीन में इसे विश्व के शीर्ष 10 ह्यूमनॉइड रोबोट की श्रेणी में पहला स्थान दिया गया। यह एनालिटिक्स इनसाइड मैगजीन ने इसे वैश्विक तकनीकी बाजार में भारत का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त रोबोट बताया गया है। सालू को यह रोबोट लोगों की पहचान कर सकती है, चीज़ों को याद रख सकती है और सामान्य वस्तुओं को पहचान सकती है। यह मानव की भावनाओं जैसे गुस्सा, खुशी, हंसी, जलन आदि को समझकर उसे अनुसार कार्य करती है, प्रक्रिया अनुसार कार्य करती है। व्योम मित्र या अर्ध ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका शरीर केवल धड़ तक ही सीमित है, यानी इसके पैर नहीं है। यह पैनल संचालन, वातावरण और नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली संबंधी गतिविधियों को कर सकती है। अत्यंत या अंतरिक्ष यात्रियों को संवाद कर सकती है, उन्हें पहचान सकती है, उनके प्रश्नों को उत्तर दे सकती है। यदि कैप्सूल के अंदर का वातावरण में कोई बदलाव आता है तो चेतावनी भी दे सकती है। यह है व्योम मित्र या व्योम मित्र इसमें होता है। वर्ष 2020 में मानव मशीन ने पहले सभी आवश्यक मानव क्रियाओं को पूर्वाभ्यास करने के लिए भेजा था। इसका विकास इसरो के तिरुवनंतपुरम स्थित इनर्शियल सिस्टम यूनिट ने किया है। मित्र यह भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहला ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो मानव के समझदारी को संवाद कर सकता है। दो हजार 2018 में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति सलाहकार इवाका ट्रम्प द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह रोबोट बेंगलुरु के केनरा बैंक और पीवीआर सिनेमा ग्लेशियरों में ग्राहकों को संवाद करता पाया जा सकता है। मानव, आप देखते हैं मानव भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे दृष्टि और ध्वनि क्षमताएं अंतर्निहित है। इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान संस्थाओं में रोबोटिक विषय की पढ़ाई और शोध कार्यों में सहायता प्रदान करना है। रोबोकॉप्स यह एक पुलिस रोबोट है जिसे कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण की सहायता हेतु हैदराबाद में तैनात किया गया है। इसका उपयोग कार्यालयों, मॉल, हवाई अड्डों, टैरिफ सिग्नल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु किया जा सकता है। यह बम को निष्क्रिय करने में सक्षम है। रोबोकॉप कैपा यह एक विशेष सहायक रोबोट है जिसे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकताओं में ध्यान रखकर बनाया गया। यह रोबोट यात्रियों के प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में दे सकता है। अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में दे सकता है। इंड्रो जो है ये भारत में निर्मित सबसे ऊंचा ह्यूमनॉइड रोबोट माना जाता है। यह एक घर के अंदर उपलब्ध सामान्य सस्ती सामग्री जैसे कि एल्युमिनियम, लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक आदि से बनाया गया है। यह रोबोट हल्के कार्य जैसे कि मनोरंजन, शिक्षा, घरेलू कामों के लिए उपयोग किया जाता है। दक्ष दक्ष ये भारत में निर्मित एक विशेष रोबोट है जिसे मुख्य रूप से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का पता लगाने और निष्क्रिय करने हेतु डिजाइन किया गया। एक्सप्लोसिव डिवाइस का इसका नाम है दक्ष। इसे 2011 के आसपास भारतीय सेना में शामिल किया गया और वर्तमान में 20 दक्ष रोबोट सेना में सेवा दे रहे हैं। अपनी एक्स दृष्टि की मदद से खतरनाक वस्तु पहचान सकते हैं और जल तीव्र धार से निष्क्रिय कर सकते हैं। जल की तीव्र धार उसे निष्क्रिय करता है।
2015 में इसका उन्नयन किया गया और इसे रासायनिक, जैविक, रेडियो लॉजिकल और परमाणु खतरों की पहचान प्रणाली जोड़ी गई। राडा राडा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनूठा रोबोट है जिसे विस्तार एयरलाइंस जो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस संयुक्त उपक्रम ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य साधारण कार्यों और स्वचालन और यात्रियों को अनुभव बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यात्रियों का अनुभव बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरा जो है यह एक चमत्कार सफेद इंटरेक्टिव ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे बैंक शाखा ने ग्राहकों की सहायता के लिए तैयार किया है। इसका शुभारंभ मुंबई 2018 में किया गया। नेक्स्ट है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। यह एक प्रौद्योगिकी क्षमता है जिसके द्वारा उद्यमियों की पहचान को सुव्यवस्थित किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को अपने सीरियस और रूहल प्रक्रियाओं स्वचालित करने में सहायक होती है जिसके कारण उपयोगकर्ताओं को उच्च मूल्यवर्धक कार्यों के लिए माध्यम से अपनी उत्पादकता बढ़ाने की मिलती रहती है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक ऑटोमेशन यह गैर लाभकारी नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था है जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। यह रोबोटिक और ऑटोमेशन शिक्षा उद्योग में मानव निर्धारित करता है और संगठनों को पेशेवरों को कठिन तकनीकी समस्याओं को समाधान में मदद करता है जबकि साथ ही इसके नेतृत्व और व्यक्तिगत कैरियर क्षमताओं में वृद्धि करता है। यह विभिन्न गतिविधियों के संकलन है। इसमें भारत में रोबोटिक और ऑटोमेशन के लिए प्रसंगी तंत्र को बढ़ावा देने और उसके निर्माण के लिए कार्य शुरू किया गया। रोडियो एक रोबोटिक है जिस यातायात में सुचारू रूप से मदद करता है। यह रोबोट चेन्नई के पुणे तथा पुणे थाने में 12 छात्रों द्वारा बनाया गया था। ये IRCTC के चैटबॉट का नाम अक्स दिया गया है जिसके मदद से आप चैट कर सकते हैं और अपने सवालों को जवाब तुरंत पा सकते हैं। भारत में रोबोटिक संस्थान रोबोटिक इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक केंद्र ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह संगठन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और कमांड नियंत्रण प्रणाली, नेटवर्क और सूचना और संचार सुरक्षा क्षेत्र में अनुसंधान का विकास करती है। नेक्स्ट है इसने कई नियंत्रक और मैनिपुलेटर विकसित किए जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के नई प्रयोगशालाओं में प्रदान किया गया। IAIR ने CAIR ने मानव रहित जमीनी वाहन अनमैंडेड ग्राउंड व्हीकल का भी प्रोटोटाइप तैयार किया जिसका उपयोग एक बुद्धिमान व्हील चेयर विकसित करने के लिए किया गया जो अस्पतालों और घरों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सहायक हो। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक एंड ऑटोमेशन यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। यह वर्तमान रोबोटिक और ऑटोमेशन क्षेत्र में शीर्ष संस्था है जो मानकों के परिभाषित करता है और सदस्य कंपनी और विशेषज्ञों की जटिल तकनीकी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2019 में AICRA ने टेक स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत जो भारत में रोबोटिक्स और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पर काम करने वाले स्टार्टअप और आरंभिक क्षण उपयोगकर्ताओं के लिए इंक्यूबेशन वातावरण प्रदान करता है। सोसाइटी ऑफ इंडिया रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2011 में एक शैक्षिक संस्था के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य भारत में रोबोटिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और भारतीय रोबोटिक प्रयोगशालाओं शोधकर्ताओं के बीच संवाद को बेहतर बनाना। यह एडवांस इन रोबोटिक्स नामक द्विवार्षिक सम्मेलन का श्रृंखला आयोजित करती है जिसमें भारत की विदेश की अकादमिक और डेवलपर रोबोटिक और इनके अनुप्रयोग क्षेत्र में नए विचारों को प्रस्तुत करता है और आपस में साझा करता है। नेक्स्ट नैनो प्रौद्योगिकी हम यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग नैनो प्रौद्योगिकी। नैनो टेक्नोलॉजी एक विज्ञान की तकनीक है जिसके अंतर्गत 1 से 100 नैनोमीटर आकार की वस्तुओं के कणों का निर्माण और विश्लेषण का प्रयोग शामिल किया जाता है। नैनो शब्द का ग्रीक शब्द में निनोस से लिया गया जिसका अर्थ होता है कि बोना मतलब 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। 1 अरबवां भाग होता है।
यह प्रौद्योगिकी पदार्थों के आणविक और अणु स्तरीय संरचना को बदलकर भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक विद्युत और ऊर्जा जैविक गुणों को परिवर्तित करने में सक्षम है। यह नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा और पर्यावरण, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम लगता है या सक्षम है। नैनो प्रौद्योगिकी का विकास। वर्ष 1959 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकविद रिचर्ड फिनमैन नामक व्याख्यान में पहली बार नैनो स्तर पर वस्तुओं के निर्माण और संभावनाओं को व्यक्त किया गया। 1974 में नोरियो तानीचुंगी नामक जापानी वैज्ञानिक ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? नोरियो तानीचुंगी ने। गुची नाम है इसका। 1981 में स्कैन टनलिंग माइक्रोस्कोप सिस्टम का STM का आविष्कार हुआ, जिसके अणु स्तर पर संरचनाओं को देखने में तकनीकी मिली। 1985 में फ्लोरीन C60 अणु की खोज हुई। 1991 में जापानी वैज्ञानिक सुमियो इजिमा ने कार्बन नैनोट्यूब की खोज की। 2000 में अमेरिका ने नेशनल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की शुरुआत की। इस क्षेत्र में संगठित निवेश का प्रारंभ किया। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी विकास। एवोल्यूशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत ने 2001 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की शुरुआत की। 2007 में इसे बढ़ाकर नैनो मिशन बना दिया गया। इसके अंतर्गत अनुसंधान, मानव अनुसंधान, विकास, बुनियादी ढांचे का निर्माण और नवाचार को बढ़ावा दिया गया। इस मिशन को संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया। IIT, SIIT, IIS बेंगलुरु और जेनसॉर्स और INST मोहाली और ARCI हैदराबाद और CSIR प्रयोगशाला और DRDO द्वारा नैनो प्रौद्योगिकी के अनुसंधानरत है। IIT बॉम्बे, IIT मद्रास नैनो सामग्री और नैनो उपकरणों को विशेष प्रगति की। भारत में नैनो चिप, नैनो फिल्टर, नैनो फाइबर और नैनो सेंसर जैसे उत्पादों की सफलतापूर्वक विकसित किया गया। DRDO द्वारा सैनिकों के लिए नैनो तकनीकी आधारित एंटी रेडिएशन वस्त्र, स्मार्ट हेलमेट और बॉडी आर्मर विकसित किया गया। एम्स और IIT संस्थाओं द्वारा नैनो मेडिसिन और कैंसर उपचार हेतु दवाओं को लक्षित या वितरण, टारगेट ड्रग डिलीवरी का अनुसंधान किया गया। 2020 के बाद भारत बायोटेक जैसी कंपनियों ने कोविड-19 टीकों के नैनो पार्टिकल्स आधारित तकनीक का उपयोग किया गया। नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। चिकित्सा क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग कैंसर उपचार हेतु लक्षित नैनो दवाओं के विकास, इमेजिंग और डायग्नोसिस में सटीक पहचान और तकनीकी और जैविक अंगों को प्रत्यारोपण में किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्मार्ट उर्वरकों का निर्माण और रोग रोधी नैनो कीटनाशकों का विकास और मिट्टी के जल की गुणवत्ता के परीक्षण की नई विधियां विकसित की गई हैं। ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी उच्च दक्षता वाले सौर कोशिकाओं के निर्माण और बैक्टीरियो तथा सुपर कैपेसिटरों की क्षमता को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। जल शुद्धिकरण क्षेत्र में नैनो फिल्ट्रेशन तकनीक के माध्यम से जल में मौजूद सूक्ष्म अशुद्धियों तथा आर्सेनिक में फ्लोराइड्स में खतरनाक तत्वों के प्रभावी ढंग को दूर किया सकता है। पर्यावरण संरक्षण में नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदूषण की निगरानी के लिए उन्नत नैनो सेंसरों के निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन की नवीन समाधानों के रूप में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में यह तकनीकी ट्रांजिस्टरों और मेमोरी डिवाइसेस को और अधिक शक्तिशाली और सूक्ष्म बनाने और लचीले डिस्प्ले और स्मार्टफोन चिप्स के विकास के उपयोगी सिद्ध हो रही है। नैनो प्रौद्योगिकी के जोखिम। चूंकि यह क्षेत्र अभी भी अपना नवजात अवस्था में, इसलिए इसे संभावित जोखिम विवादास्पद है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और यूरोपीय आयोग की स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण निदेशालयों में नियमों को नैनो कण द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिम आकलन का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि इस पर विस्तृत शोध की आवश्यकता है कि यह जीव के अंदर कैसा व्यवहार करेंगे। बाजार में लॉन्च की गई पहले नैनो कणों के आधार पर आकृति और सतह की प्रतिक्रियाशील के आधार पर उनके व्यवहार की तरह अच्छी तरह से विश्लेषित किया जाना चाहिए। नैनो प्रौद्योगिकी विकास के लिए सरकार की कदम। नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, यह वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। यह एक छात्र कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नैनो प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अनुसंधान का समर्थन करने के लिए अवसंरचना विकास, नैनो
प्रौद्योगिकी का विकास, मानव संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल। इसे वर्ष 2001 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया था। इसमें ड्रग्स, दवा वितरण और जीन लक्ष्यीकरण और डीएनए चिप्स सहित नैनोमीटर से संबंधित बुनियादी ढांचे को विकास, अनुसंधान और अनुप्रयोग कार्यक्रमों के संबंधित मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था है जो पंजाब, राजस्थान में मोहाली में स्थित है। इसे डीएसटी द्वारा भारत में नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए नैनो मिशन की छत्र छाया को स्थापित किया था। नैनो विकास और प्रौद्योगिकी संस्थान, ये एनआईएसटी संस्था 3 जनवरी 2013 को की गई थी। एनआईएसटी अनुसंधान गतिविधियों को ऊर्जा और पर्यावरण, क्वांटम सामग्री, नैनो उपकरणों और रासायनिक जीव विज्ञानों के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करने वाले भौतिक रसायन विज्ञान और जीव रसायन विज्ञान के अंतर विषय विज्ञान शामिल है। अंतर विषय विज्ञान शामिल है। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को भारतीय नैनो विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने हाइब्रिड सामग्रियों को अपने शोध के अलावा नैनो मटेरियल क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। उभरती औद्योगिक अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता एक भौतिक अवस्था है जिसमें कोई पदार्थ अपने अंदर विद्युत प्रतिरोध बिल्कुल शून्य कर देती है। विद्युत प्रतिरोध बिल्कुल शून्य कर देती है। और चुंबकीय क्षेत्र को बाहर धकेल देते हैं। इसे माइंसर प्रभाव कहते हैं। यह परिघटना की खोज जर्मनी के भौतिक शास्त्री वाल्थर साइमन और रॉबर्ट ऑक्सेनफील्ड ने सन 1933 में की थी। अतिचालकता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता। 1911 में हॉलैंड के वैज्ञानिक एच के ऑनर्स ने द्रवीकृत हीलियम का उपयोग करके अतिचालक की खोज की थी। इस प्रयोग में उन्होंने पारा धातु के बहुत कम तापमान पर ठंडा करके यह ज्ञात किया कि धातु विद्युत धारा के प्रति शून्य प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। 1957 में बीसीएस बरीन कूपर और यहाँ पता नहीं क्या लिखा है, देख लीजिएगा, सिद्धांत में अतिचालकता के सिद्धांत को समझाया गया। सेंचुरी फेयर लिखा है शायद, आई थिंक यहाँ पे। 1986 में उच्च तापमान अतिचालकता की खोज जिसके अधिक तापमान पर अतिचालकता संभव हुई। अधिक तापमान पर अतिचालकता संभव हुई। वर्तमान में नया सामग्री और उच्च तापमान अतिचालकता पदार्थ पर शोध जारी है। अतिचालकता का उपयोग एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेनों और मैग्लेव ऊर्जा संचार में हो सकता है। यह भविष्य में ऊर्जा कुशल तकनीकों में महत्वपूर्ण है। यह भविष्य में ऊर्जा की कुशल तकनीकों पर महत्वपूर्ण है। ये रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन या रिपोर्ट सेंसिंग ऐसी तकनीक है जिसमें किसी वस्तु या स्थान का डाटा बिना उसके पास जाए उपग्रह, विमान या ड्रोन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह पृथ्वी की सतह और जल, वन आदि के अध्ययन करने में सहायक है। 19वीं सदी की शुरुआत इसमें हवाई फोटोग्राफी से प्रयोग हुई थी। 1960 दशक में लैंडसैट उपग्रहों को प्रथम आधारित रिमोट सेंसिंग की शुरुआत हुई थी। डिजिटल सिग्नल और ग्लोबल इंटेलिजेंस सिस्टम या जीआईएस के विकास के साथ इसका प्रयोग व्यापक होने लगा। आज यह कृषि, वन संरक्षण और आपदा प्रबंधन, जलवायु अध्ययन के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेसर प्रौद्योगिकी या लेजर प्रौद्योगिकी, लेजर लिखा है यार, लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। यह प्रकाश की एक विशेष किरण है जो अत्यंत तीव्र, समांतर और सहमत कलाओं फेज वाली होती है। उन्नीस सौ 17 में आइंस्टीन ने प्रेरित उत्सर्जन की अवधारणा दी और फिर 1960 में थॉमसन डाउनसाइड ने पहली बार लेजर बनाया। इसका उपयोग चिकित्सा, संचार, उद्योग की रक्षा में किया जाता है। यह लेजर आधारित उपकरण ऑप्टिकल फाइबर संरचना सर्जरी तापमान के उपयोग में किया जाता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह विज्ञान है जिसमें मशीनों को मानव की तरह सोचने, सीखने या समस्या हल करने की भाषा समझाने और गुण दिए जाते हैं। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट किया। यह विचार प्रयोग में था जो किसी मशीन की बुद्धिमान व्यवहार और प्रदर्शन करने की क्षमता पर परीक्षण करता है। 1956 में एआई को औपचारिक रूप से एक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। 21वीं सदी के मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के साथ एआई विस्तार हो रहा है। आज एआई का स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, वित्त, स्वचालन आदि में व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। विस्तारित वास्तविकता। विस्तारित वास्तविकता को वर्चुअल वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड वास्तविकता या मिश्रित वास्तविकता का संगम माना जाता है। यह वास्तविकता और डिजिटल दुनियाओं के सम्मिलित एक तकनीकी है। 1960 में एआई स्टारफॉक्स से पहला वर्चुअल रियलिटी उपकरण बनाया। 1990 के दशक में एआई तकनीक का विकास होने लगा और वर्ष 2020 के बाद मोबाइल, एआर और वीआर से तेजी आ गई और गेमिंग, शिक्षा और चिकित्सा परीक्षण निर्माण में एक्सआर का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। हाइपरलूप। हाइपरलूप एक भविष्यवादी परिवहन प्रणाली है जो कैप्सूल या ट्यूब के हाई स्ट्रेन वायु इन ट्यूब के अंदर कम घर्षण से चलती है। यह 2013 में एलन मस्क ने इस तकनीकी का प्रस्तावित किया था। इसके बाद विभिन्न कंपनियों ने प्रोटोटाइप और परीक्षण शुरू किए। वर्तमान में विभिन्न देशों में हाइपरलूप परियोजना विकासाधीन है। यह पारंपरिक रेल और हवाई क्षेत्र में तेज, किफायती और पर्यावरण अनुकूल होने के दावा करता है। पर्यावरण अनुकूल होने का दावा करता है हाइपरलूप। विविध, अब यहां से देखेंगे विविध। भारत का अंटार्कटिक या अंटार्कटिक कार्यक्रम। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम एक बहुविषयीय, बहुसंस्थागत कार्यक्रम है जिसमें भारतीय सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र संचालित किया था। इसकी शुरुआत 1981 में अंटार्कटिका के लिए एक भारतीय अभियान के साथ हुई। कब? 1981 में। भारत द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने और 1983 में दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र का निर्माण के बाद इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। बाद में 1989 में मैत्री स्टेशन की स्थापना के साथ इसे दक्षिण गंगोत्री को स्थापित कर दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ इसरो और रूसी जल मौसम विज्ञान केंद्र के बीच समझौते के बाद भारत से भारतीय अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत डॉक्टर परमजीत सिंह और सहेरा जैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने 1971 से 73 के दौरान 17 सोवियत अंटार्कटिक अभियान में भाग लिया। 1 अगस्त 1983 में भारत ने औपचारिक रूप से अंटार्कटिक संधि प्रणाली में प्रवेश किया और 12 सितंबर 1983 को भारत इस संधि का 15वां परमादर्शिता सदस्य बन गया। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की निगरानी राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र पे होता है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च द्वारा की जाती है, जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक अनुसंधान विकास संगठन है। भारत में अंटार्कटिक अभियानों के सदस्यों का चयन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च द्वारा महासागर विकास विभाग द्वारा किया जाता है। प्यास में पहली बार अंटार्कटिका में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया गया, जिसके अंटार्कटिका 1959 में पर्यावरणीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत दक्षिणी महासागर अभियान की शुरुआत हुई। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र इंडियन रिसर्च और सेंटर इन अंटार्कटिका दक्षिण गंगोत्री, पहला दक्षिण गंगोत्री 1983 में अंटार्कटिका में भारत का पहला स्थायी केंद्र बनाया गया, जिसे दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया। यह अब एक आपूर्ति आधार और ट्रांजिस्टर सेवा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है। वर्ष 2090 में आधिकारिक रूप से निष्क्रिय कर दिया क्योंकि यह इसका आधा भाग बर्फ नीचे दब गया था। मैत्री, यह भारत का दूसरा अस्थायी केंद्र है, जिसे 1989 में सिरमाकर ओएसिस पर स्थापित किया गया। भारत ने इस स्टेशन के पास एक मीठे पानी की झील के समीप इसका निर्माण किया है
यह प्रियदर्शनी झील के नाम से आता है। यह प्रियदर्शनी झील के नाम से उसे जाना जाता है। प्रियदर्शनी झील के नाम से जाना जाता है। शंभू महादेव। भारतीय भारतीय स्टेशन को लार्शमन हिल के पास वर्ष 2015 में स्थापित किया था। यह नवीनतम अनुसंधान केंद्र समुद्री विज्ञान अनुसंधान के लिए बनाया गया। महादेव, सॉरी। अब यहाँ देखते हैं हम लोग भारत में अंटार्कटिक अभियान। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई प्लीज। पहला देखते थे, पहला जो बनाया गया था 6 दिसंबर 1981 में डॉक्टर एस जेड कासिम। यह 3500 मीटर ऊंचे पर्वत पर खोज, जिसका नाम इंदिरा माउंट रखा गया। स्क्रीनशॉट प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये तो सारा स्क्रीनशॉट लिया जाएगा यार। 23वां 24वां 25वां ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। नवीनतम जो देखिए 2021 में 41वां हुआ था। इस अभियान में 23 विज्ञान के सहयोगी कर्मचारी अंटार्कटिका स्टेशन में दिल्ली पहुंचे थे। 22 अक्टूबर 2022 को वातावरण समुद्री अनुसंधान भू विज्ञान अन्वेषण या वैज्ञानिक उपकरणों की स्थापना तथा रख रखाव या लॉजिस्टिक समर्थन था। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वेब नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष केंद्र एजेंसी, कनाडाई अंतरिक्ष केंद्र एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का बड़ा और टेलीस्कोप है, जिसकी प्राथमिक दर्पण की चौड़ाई 2.5 मीटर है और इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह टेलीस्कोप फ्रेंच गयाना के कोरू स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एरियन 5 रॉकेट से स्थापित किया गया था। एरियन 5 रॉकेट द्वारा भेजा गया था कि जाओ भैया अपना कांड करो। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, देख लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में प्रारंभिक अवस्थाओं का अवलोकन करना और आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास का अध्ययन करना। यह ब्रह्मांड के एक्सो प्लैनेट्स पर जीवन की संभावनाओं को खोज करता है। ब्लेजार, नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेक्नोलॉजी ने अब तक के सबसे दूर स्थित गामा रे ब्लेजार की पहचान की है। ब्लेजार आकाशगंगाओं में एक ऐसा प्रकार है जिसकी तीव्र विकिरण और अत्यधिक विशालकाय ब्लैक होल द्वारा संश्लेषित किया होता है, जो ब्रह्मांड के सबसे चमकीले पिंडों के में से एक माने जाते हैं। हाल ही में खोजे गए ब्लेजार ने में सबसे दूर स्थित ब्लेजार ने तब प्रकाश उत्सर्जन करना शुरू किया जब ब्रह्मांड की औसत आयु केवल 1.4 वर्ष की थी। मिशन लूसी लूसी मिशन लूसी नासा के इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2021 में किया गया था और सौर ऊर्जा के संचालित यह मिशन लगभग 12 वर्षों में से अधिक लंबा 12 वर्षों से अधिक लंबा होगा, जिसके दौरान अंतरिक्ष यान 8 क्षुद्रग्रहों दौरा करेगा और लगभग 6.3 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेगा ताकि युवा और सौरमंडल ग्रहण अध्ययन किया सके। मिशन साइकी, नासा की इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 13 अक्टूबर 2023 को किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रहों के कोड उत्पत्ति का अध्ययन करना और मिशन धातु युक्त क्षुद्रग्रह सोलर फेज के चारों ओर 2029 तक कक्षा में प्रवेश करेगा और इस परियोजना का प्रबंधन नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी
द्वारा किया गया था, जिसका नाम है JPL द्वारा। और यहाँ पे हम लोग खत्म होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग खत्म कर दिए हैं भैया GS सुधा का। अब हम लोग का बच गया है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। अब हम लोग का मात्र 2 ही बच गया होगा, जिसमें GK GS, जिसमें स्टैटिक GK है और उसके बाद से कंप्यूटर है। मैं सोच रहा हूँ पहले कंप्यूटर कर लेंगे, लास्ट में स्टैटिक GK स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो? जैसा तुम लोग कहो कमेंट करके बताओ, मैं स्टार्ट करूँगा वैसा ही। ठीक है, तो कंप्यूटर जो आपका है, ये है आपका कंप्यूटर भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बोले तो 13 पेज का है कंप्यूटर, जो मुझे लग रहा है 13 दूनी 26, मतलब आपका हो जाएगा कम से कम 2 से 3 क्लास तो बन जाएगा इसमें भी कंप्यूटर में। और स्टैटिक जीके कम से कम आपका 100 पेज से भी ऊपर है भाई, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिया है स्टैटिक जीके। तो भाई उसको मैं ख़त्म करने में कम से कम 2 हफ्ते का या फिर 1 हफ्ते का समय लगेगा स्टैटिक जीके ख़त्म करने में। आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आपका 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, उसके बाद आपका 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। 55 मतलब आपका 110 पेज का है, 110 पेज का स्टैटिक जीके है, जो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और इसको मैं कंप्यूटर के बाद ख़त्म करूँगा, तो बस, या फिर स्टैटिक ख़त्म करूँगा, जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।